हम आपको पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिग बैंग से आज तक की कहानी। कैसे हमारे ग्रह पर इंसानों का जन्म हुआ, किस तरीके से हम लोग स्टोन एज से स्टीम इंजन तक पहुंचे, किस तरह से शहरों और सभ्यताओं से पहले बीज पड़े, हर चीज जुड़ी हुई है और वो रास्ता आप तक जाता है। इतिहास को इतना सब कुछ करने में 1370 करोड़ साल लगे, लेकिन आज आप सब जानकारी कुछ घंटों में जानेंगे। ये है हमारा नवजात ब्रह्मांड। आने वाले दिनों में जो भी होगा, जिस भी चीज का वजूद होगा, उसकी शुरुआत यहाँ से हुई, उस ऊर्जा के इस छोटे से स्रोत से, वो जो एक परमाणु से भी छोटा है। हम आज जिस इतिहास को जान रहे हैं, उसकी शुरुआत बड़े रहस्यमय तरीके से शुरू हुई। हम वजह तो शायद ना जान पाए, लेकिन हमारे ब्रह्मांड में अचानक विस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग के नाम से जाना गया। बिग बैंग का घटना सेकंड के करोड़वें हिस्से से भी छोटी जो हिस्सा हो सकती है, उस हिस्से में बिग बैंग का विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से तारामंडल से भी बड़ा एक ब्रह्मांड का जन्म हुआ। आप जिसे देख रहे हैं वो ऊर्जा है, और अगले कुछ समय में हम जो देखने जा रहे हैं उसके लिए ये अहम है। अगले कुछ समय में जो आप देखने जा रहे हैं ऊर्जा के ऊपर, वो अहम है, क्योंकि इसी ऊर्जा ने पूरे ब्रह्मांड और सृष्टि का निर्माण किया। इसी ऊर्जा के द्वारा सभी जीव जंतुओं को या ताराओं और ग्रह नक्षत्रों को अपने कार्य करने की शक्ति प्रदान होती है। हम सभी प्रकृति के बनाए वस्तु, वो शायद जीव हो या निर्जीव, हम लोग किसी न किसी तरीके से ब्रह्मांड के बनाए हुए ऊर्जा का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर निर्जीव वस्तुओं में भी देखा जाए तो भी वो अपना जो भी अभिक्रिया करते हैं रासायनिक रूप में, वो भी ब्रह्मांड का शुरुआती ऊर्जा का रूप है। 3,80,000 साल बिग बैंग के घटना के बाद हमारे असली पूर्वजों का जन्म होता है, जिसे हम परमाणु के नाम से जानते हैं। और आगे आपको इसी परमाणु के आधार पे इस बात को समझने में आसानी होगी कि किस तरीके से एक परमाणु के सूक्ष्म भाग से संपूर्ण जीव और निर्जीव जगतों का निर्माण हुआ। शुरुआती रूप में परमाणु का हाइड्रोजन का रूप, जिससे संपूर्ण सृष्टि का आधार तय होता है। हाइड्रोजन के अणु से ही संपूर्ण सृष्टि का अंश रखा जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर इतनी शक्तियां होती हैं जिसके द्वारा अन्य अणुओं का निर्माण सृष्टि में संभव है। हाइड्रोजन के परमाणु के बनने के बाद विभिन्न अणुओं का अन्य निर्माण भी शुरू हुआ, और उनके निर्माण के साथ ही साथ जो अंतरिक्ष में ग्रेविटी का स्थापना अनंत काल से हुआ है, उस ग्रेविटी ने परमाणु के ऊपर एक ऐसा भाग रखा जिससे आगे जाकर के पहले तारामंडल बनने लगे, और उसी के साथ अंतहीन राज सामने आने लगे। पूरे इतिहास में जब भी किसी एक जगह पर ज्यादा ऊर्जा और तत्व जमा होते हैं, वहां जटिल चीजें होने लगती हैं। पूरे ब्रह्मांड में कई ऐसे इलाके थे, बहुत बड़े क्रिएटिविटी, साइंस और आर्ट नजर आ रहे थे। तो क्या आगे जाकर के इसी क्रिएटिविटी के द्वारा हमारे सौरमंडल, ग्रह और हमारा उत्पत्ति भी हुआ? आइए आगे जानते हैं। बिग बैंग के 30 करोड़ साल भी तारामंडल जो नए बने थे, उस पर ग्रेविटी का दबाव बढ़ रहा था, और उस ग्रेविटी के दबाव बनने से गैस का निर्माण शुरू हुआ। गैस और दबाव के प्रेशर के बढ़ने के साथ ही साथ हाइड्रोजन के ऊपर उच्च दबाव का अभिक्रिया शुरू हुआ, जिससे एक नया गैस का उत्पन्न देखने को मिला, जो है हीलियम। और इसी हीलियम के उत्पन्न के साथ पहले सृष्टि के तारा का निर्माण हुआ।
लेकिन अब इस शुरुआती ब्रह्मांड में तारे तो अब बहुत सारे बनने शुरू हो गए, लेकिन ग्रहों की कमी थी। ग्रह बनाने और फिर इंसान की रचना करने के लिए अगला कदम उठाना था, जिसकी वजह से आज तक का इतिहास बना। उसके लिए ब्रह्मांड के पास हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ही थी। हम भले ही तारों को या अपने सूरज को प्रकाश का स्रोत माने, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो शुरुआती दौर में हमारे सृजन के लिए नए तत्वों का निर्माण कर रही थी, या तत्वों के बनाने की एक फैक्ट्री जैसी उत्पन्न हुई। वो हाइड्रोजन को हीलियम से, हीलियम को लिथियम से, ऐसे ही 25 तत्वों को बना रहे थे जो जीने के लिए अहम थे, और उन्हीं में से कुछ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे तत्व शामिल थे। मतलब 1200 करोड़ साल पहले तारे वो तत्व बनाने लगे जिनसे आयरन एज शुरू हो सकता था, जिनसे शहरों के लिए इमारतें और इंसान के बनाए कुछ बेहतरीन स्मारक बन सकते थे। पहले तारे बनने के कुछ करोड़ साल बाद ही एक सुपरनोवा विस्फोट हुआ, जो बिग बैंग से भी बहुत बड़ा था। उससे जो ऊर्जा निकला, उसने उससे ज्यादा भारी तत्वों को एक दूसरे से मिलाना शुरू किया, और विस्फोट के साथ पुराने तारे तो खत्म हो गए, लेकिन उनसे बना नए तत्व और विकास हुए, जो कि पहले हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन के मुताबिक और ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली थे, जैसे यूरेनियम, सोना, तांबा और भी विभिन्न तत्व, जो कि शुरुआती दौर में बनना संभव शायद नहीं था। सुपरनोवा की वजह से ही आज हम हैं। हमारे खून में आयरन है और विभिन्न तत्व जो हमारे शरीर को बनाने में सक्षम हुए हैं। तो इन बातों से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि जो तत्व नए बन करके उभरे हैं, वही आगे जाकर भविष्य में पृथ्वी में जन्म का या जीवन का बीज बोएंगे, और उन्हीं से हम जैसे जीव जंतु की उत्पत्ति संभव होगी। जीवन की उत्पत्ति के अगर पहले हम लोग बात करें, तो हमारे लिए घर की आवश्यकता है। तो उस लिहाजे से हमारे लिए ग्रह सबसे पहले प्राथमिकता होगी। लेकिन जिस तरीके से घर को बनाने के लिए प्रारंभिक वस्तुओं को एक जगह होना आवश्यक है, वैसे ही शुरुआती दौर में ग्रह को बनाने के लिए भी जो प्रारंभिक वस्तुओं की जो दरकार साबित होगी, वो भी एक जगह होना आवश्यक है। और इसके बाद ही ग्रहों का निर्माण सृष्टि के द्वारा शुरू किया गया, जो आज हमारे सामने मौजूद हैं। लेकिन ग्रहों के बनने के बाद, जैसे हमारी पृथ्वी के जन्म के 6 लाख साल बाद भी इसकी तापमान और इसकी तपिश इतनी ज्यादा थी कि यहाँ चंद घंटों में दिन और रात का फासला बदल रहा था। शुरुआत में जब पृथ्वी बनी थी, तो ये कोई दूसरा ग्रह समान था, मानो हर जगह लावा ही लावा। जब सूरज की किरणें लावा पर पड़ती थी, तो उससे एक अजीब तपिश का कंपन देखने को मिलता। कुछ जगहों पर ज्वालामुखी की काली चट्टानें भी थी। इन बातों से अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि पृथ्वी के उस समय के अगर भूदृश्य को देखा जाए, तो एक आग की नदी के समान ही था। लेकिन किसी को ये एक सुव्यवस्थित ढंग से पृथ्वी को तो तय करना ही पड़ेगा, जो आगे जाकर जन्म दे अलग अलग जीवों को। तो उसके लिए फिर से ग्रेविटी ने यहाँ पे अपना अहम भूमिका निभाया। हल्की चीजें सतह के ऊपर आकर सख्त बन गई, और भारी चीजें नीचे केंद्र के तरफ जाकर के पिघले हुए एक हिस्से में तब्दील हुई, और उससे भारी द्रव्य वाली वस्तुएं वो केंद्र में जाकर के विस्थापित हो गई, जिसे आगे जाकर हम लोग कोर मेंटल या क्रस्ट मेंटल कोर के नाम से जानेंगे। जिन धातुओं से कोर का निर्माण हुआ, उन धातुओं के द्वारा एक मैग्नेटिक फील्ड का उत्कर्ष
पृथ्वी के बाहर से निकल करके अंतरिक्ष तक गया, जो आगे जाकर के पृथ्वी को सूरज की खतरनाक परावैंगनिक या अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने में मदद करेगा। बाद में इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा पृथ्वी पर जीव को जन्म होने में सफलता प्राप्त हुई। चांद की ग्रेविटी की वजह से भी पृथ्वी की घूमने की रफ्तार कम हुई, जिससे हमारे दिन अब 6 घंटे के बजाय 24 घंटे के होने लगे। 440 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर इतनी गर्मी थी कि तरल पानी रह नहीं सकता था। 440 करोड़ साल पहले पृथ्वी पे गर्मी इतनी थी कि पानी तरल रूप में रह नहीं सकता था, परंतु वायुमंडल में पानी के अंश मौजूद थे। लेकिन अब सवाल ये था कि उसे अब आसमान से पृथ्वी तक कैसे लाया जा सके। तो इसका आधार बारिश के रूप में देखने को मिला, जिससे तालाब, झील और अलग अलग जलाशय का निर्माण होने लगा और फिर महासागर बने। 380 करोड़ साल पहले हमारे महासागर के नीचे एक नई क्रांति शुरू हो रही थी। 6 मामूली से तत्व, जिनमें से एक बिग बैंग से निकला हाइड्रोजन भी था और तारों से निकला हुआ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी था। इन सब ने मिलकर के जीवों की रचना शुरू की और हमारे भी। उनमें से सबसे खूबसूरत था डीएनए, क्योंकि इसी डीएनए के अंदर संपूर्ण जीवों के उत्पत्ति का रहस्य छुपा हुआ था। हमें लगता है कि हमारी उत्पत्ति दानवों के कंधों पर हुई है, लेकिन इसकी सच्चाई इससे विपरीत है। संपूर्ण जीवों का निर्माण बैक्टीरिया द्वारा हुआ है। उन्हीं बैक्टीरियाओं के द्वारा जलाशयों के या महासागर के फिर जीवों का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद उन्हीं से एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फिर मैमल का निर्माण हुआ। तो इस बातों से ये पता लगाया जा सकता है कि बैक्टीरिया के द्वारा ही हमें जीवन का प्रारंभिक जीने की सूत्र दिखाई पड़ती है और इन्हीं बैक्टीरिया के द्वारा उस वक्त का सबसे बड़ा कचरा यानी ऑक्सीजन का निर्माण भी जलाशय या महासागरों में उत्पन्न होना शुरू हुआ। लेकिन इससे भी एक बड़ा कचरा उस वक्त महासागर के अंदर आयन के रूप में देखने को मिला। और हमें ये बात पता है कि जब महासागर में आयरन के आयन और ऑक्सीजन का मिलन होता है तो फिर क्या निर्माण होता है। इसका अर्थ यह है कि समुद्र के नीचे ऑक्सीजन और आयन के अंश मिलने के साथ ही साथ कचड़ों का ढेर समुद्री सतह पर जमना शुरू हुआ और वो एक बड़ा पिंड के रूप में अपने आप को तैयार किया, जो आज पिंड हमें महाद्वीप के रूप में देखी जाती है। और यही महाद्वीप आगे चलकर वन्य जीव और हमारे देश और दुनिया का निर्माण करेगी। कुछ समय के बाद जब बैक्टीरिया के द्वारा आयन और ऑक्सीजन के द्वारा कचरा निर्माण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी, तो उन्होंने एक नए किस्म के तत्व या जीवनदायिनी सूत्र को जन्म दिया और वो महासागर में ऑक्सीजन के रूप में देखा गया। ये ऑक्सीजन महासागर के क्षेत्र से निकलकर अब संपूर्ण पृथ्वी के वायुमंडल में अपने आप को स्थापित करने लगे, जो कि हमारी पृथ्वी को बाकी ग्रह से अलग करता है। इसके बाद जलाशय या महासागर में रहने वाले जीव ऑक्सीजन के सहारे जीने की अभ्यास करने लगे और इसके साथ ही साथ उनमें निरंतर विकास देखने को मिला। बैक्टीरिया की उत्पत्ति के बाद पृथ्वी पर सबसे बड़ी दूसरी घटना 550 करोड़ साल पहले घटती है, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल विस्फोट के रूप में देखा जाता है। वो है प्री कैम्ब्रियन युग में, जब पृथ्वी के अंदर महासागरों में कांटे वाले मछलियों का जन्म हुआ। ये वही दौर है
जब पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रजातियों का जन्म या उत्पन्न हुआ। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि मछलियां आज हमारी पूर्वज है और उन्हीं से हमारी उत्पत्ति देखी जाती है। हालांकि देखने में ये महसूस आज हमें नहीं होता है, लेकिन हमारी पूर्वज मछलियों के द्वारा ही आज हमें रीढ़ की हड्डी, दांत, आंख और शरीर के अलग अलग ढांचों का संरचना प्राप्त हुई है। पृथ्वी के शुरुआती 400 करोड़ साल पहले पृथ्वी में जीव समुद्र तक ही सीमित थे, लेकिन अब वो वक्त आ गया था जब उनका प्रवासन जलाशय से जमीन के भाग में होगा। इस प्रक्रिया में ओजोन ने भी अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया प्रारंभिक दौर में, जिसके द्वारा भूमध्य क्षेत्र पर देखा जाए, जो उस दौर में एक विशाल महाद्वीप की जैसा था, वहां विभिन्न वन का निर्माण शुरू हुआ। 40 करोड़ साल पहले अब महासागरों से जीव भी आगे की तरफ बढ़ने लगे और वे पहले एम्फिबियंस थे जो अब भूतल से अब बाहर आकर के महाद्वीप के क्षेत्र में अपने आप का जैविक विकास करना प्रारंभ किए। तो क्या हम इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे आने से करोड़ साल पहले हमारे पूर्वज जो थे वो जलाशय या पानी से बाहर आकर के पृथ्वी में अपने आप को देखा और महसूस करके उन्होंने ये कहा कि हाँ, हम पृथ्वी के बाहर खुले आसमान में रह सकते हैं। इसके साथ ही उस वक्त के जीवों का महासागरों से संपर्क टूट गया और वे जीव पृथ्वी के अलग अलग भूभाग में जाकर के बसना शुरू कर दिए। 25 करोड़ साल बाद इस घटना का पृथ्वी पर एक भयंकर विस्फोट होती है। उस विस्फोट से पृथ्वी के 70% उस समय के विकसित जीव जंतुओं का खात्मा हो जाता है और इस घटना को भूगर्भ शास्त्री और अलग अलग फिलोसफर पर्मियन एक्सटेंशन के रूप में जानते हैं। परंतु इस बात को सुनकर के घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसी घटना ऐसा 5 बार हो चुकी है इन 50 करोड़ सालों में, जिनमें विभिन्न प्रजातियों का विकास होने के बाद उनका संपूर्ण विनाश देखने को मिला। लेकिन पृथ्वी का यही तो अनोखा किस्सा है कि वो फिर से अपने आप को नए रूप में खड़ा करती है। इन बातों को सुनकर आपके मन में शायद ये प्रश्न उभर रहा होगा कि बचपन से डायनासोर की कहानी को आपने सुना, तो उसका जिक्र यहाँ पर कहाँ आता है? तो वो इसी दौर में आते हैं जब प्रीकैम्ब्रियन एक्सटेंशन हुआ। उसके बाद नई प्रजाति के रूप में डायनासोर पृथ्वी पर अपने आप को प्रकाश में लाए। उनका एक अलग दौर रहा 16 करोड़ साल पहले। इन्हीं के दौर में पृथ्वी का पूरा भूभाग एक था पैंजिया के नाम से, जो धीरे धीरे अलग अलग हिस्सों में विभाजित हुआ और इसके बीच मानव सभ्यता का सबसे बड़ा दीवार पैंथलासा या आज के महासागर के रूप में देखने को मिला, जिसका अंश प्रशांत महासागर देखा जाता है। इस दौर में छोटे, मझोले या बड़े जानवरों के रूप में अगर कोई भी हम लोग रूप देखते हैं तो वो शायद इन्हीं की प्रजाति यानी डायनासोर की ही प्रजाति उस समय मौजूद थी। और अन्य जीवों में छोटे बड़े जितने भी जानवर थे वो सब इनके सूक्ष्म भाग के रूप में देखे जाते थे। लेकिन यहाँ घबराने की बात नहीं है, इनका भी अंत आएगा और ये अंत की शुरुआत होती है 6.5 करोड़ साल पहले, जब करीबन 10 किलोमीटर एक चौड़ी चीज जो पृथ्वी से टकराती है, जिसे एस्ट्रॉइड कहा गया, और उसके टकराने से
एक महाविस्फोट के रूप में संपूर्ण डायनासोर के प्रजाति का खात्मा हुआ। तो इसीलिए शायद इतिहास का यही नियम है कि एक का विनाश दूसरे का उत्थान का कारण बनता है। इसी दौर में डायनासोर के अंत के बाद ठीक पैमाने पे हमारे पूर्वज, जिसे हम वानर के रूप में जानते हैं, उनका सृजन होना शुरू हुआ। उन वानरों में सीधी रेखा में देखने के लिए सामने के तरफ 2 आंख का उत्पत्ति हुई और 5 उंगलियों का सृजन। और अंत में 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वो रूप लेने लगी जो आज हम देख रहे हैं, जहां नदी, घाटी, पठार और विभिन्न प्रकार की भूसंरचना देखी जाती है। मौसम बदलने लगे, ऋतुएं अलग अलग जगह पे अपने रूपों को धारण करना शुरू किए और इसी के साथ एक कारवा जीवन जीने का शुरू हुआ। इसके बाद महत्वपूर्ण घटना के रूप में हिम युग देखा जाता है, जब महासागर आपस में मिल गई और पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे कम होने लगा। उस दौरान जो भी वानर जिस क्षेत्र में अपने आप का प्रवास किए हुए थे, वे वहीं थम गए। इसके बाद की घटना हमारे वानर पूर्वज के लिए बहुत महंगी साबित हुई, क्योंकि उनका ऊंचे पेड़ों वाला जंगल को घास के मैदान ने घेर लिया। अब घास के मैदान के घेरने से उन्हें जो एक ही पेड़ में फल, रहने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए जो आश्रय मिल रहे थे, वो छिन गए घासों के मैदान के द्वारा। पृथ्वी का तापमान भी बदलने लगा। अब उनके सामने एक रास्ता था कि वे एक पेड़ पर 100 के झुंड रहे, जो शायद संभव नहीं था। तो धीरे धीरे उन्होंने अपने अंदर विकास किया और पेड़ को छोड़कर घासों के मैदान में अपना प्रवासन शुरू किए। लेकिन इस प्रवासन में वही वानर सफल हुए जो 2 पैर पर चलने के लायक थे। अब 2 पैरों से चलने के फायदे वानरों को हाथों का अलग अलग प्रयोग करने में सफलता प्राप्त हुई और यही हाथों का प्रयोग उन्हें भविष्य में आगे की सभ्यता में हथियार, शहर, समाज, उद्योग बनाने में सफलता प्राप्त होगी। 26 लाख साल पहले प्रोटो ह्यूमन या होमिनिड्स जिस दुनिया में घूमते थे, वहां से अब धीरे धीरे अपने जीवन शैली को बदलना शुरू किए। इसकी शुरुआत 2 पत्थरों को टकराकर आग जलाकर देखी गई। इस बात से यह भी पता चलता है कि आग जलाने के तरीके के अलावा उन्होंने पत्थरों को टकराकर उन्होंने धारदार हथियार बनाने शुरू किए, जो शिकार और या अन्य कुशल वस्तु को तैयार करने में उन्हें मदद मिलेगी। इस पत्थरों के टकराने के खेल या 2 सिलिकॉन के पत्थरों को टकराकर जो तकनीक उस समय के आदि मानवों ने शुरू की, उससे हम लोग एक नए युग में दाखिल हो रहे थे, जिसका नाम था पाषाण युग या स्टोन एज। अंततः इन बातों से ये पता लगाया जा सकता है कि आज से 26 लाख साल पहले जो हमने 2 तकनीक सीखे, पत्थरों को टकराकर हथियार बनाने का और आग जलाने की तकनीक, यही आगे चलकर विभिन्न सभ्यता और संस्कृति के साथ मानव विकास के लिए उद्योगों का भी निर्माण करवाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। और यही भूमिका के रूप में हमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के आज के वैश्विक दुनिया में विभिन्न विकास के आयाम देखने को मिलते हैं। अगर ये 2 विकास प्रारंभिक रूप में उस वक्त नहीं होते, तो शायद हमें आज ना इंजन गाड़ी या ना रबर के टायर देखने को मिलते, क्योंकि किन्हीं वस्तु के निर्माण के लिए
आग या तपिश की जानकारी होना आवश्यक है। अंततः भाषा का विकास प्रारंभिक आदि मानव और आज के मानवों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। इस भाषा का आविष्कार का महत्व हम इसी बात से समझ सकते हैं कि इसने प्रारंभिक आदि मानवों को शिकार करने की रणनीति के बारे में सिखाया और अपने भाव विचारों को अलग अलग जगहों पे प्रकट करने का आधार भी बताया, जिसका प्रतिरूप भारत के अलग क्षेत्रों में हमें देखने को मिलते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण मध्य प्रदेश का भीमबेटका का गुफा है, जहाँ पे उस दौर के आदि मानवों ने अपने अंदर के भाव को या जीवन शैली को पत्थरों में चित्रकारी करके उभारा। तो क्या इस अध्याय के अंत की ओर हम लोग आ चुके हैं? जवाब है हाँ, क्योंकि अब इंसान अपने हथियार को विकास करना सीख लिया है, आग का प्रयोग करना सीख लिया है और इसी के साथ भाषा का आविष्कार भी जान लिया है। तो इसी के साथ पूरा विश्व उसके लिए खेल का मैदान हो गया, जहां अफ्रीका के घर को छोड़ करके अब वो पूरे विश्व में भ्रमण करेगा। वो मानव अलग अलग जगह जाकर के अपनी नई सभ्यता को गढ़ेगा, नई संस्कृति को बुनियाद देगा, नए धर्मों का आयाम देगा और इसी के साथ आगे जाकर नए प्रांत, धर्म और अलग अलग राजनीतिक दृष्टिकोण में अलग देश निर्माण होंगे।